हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनस एंड वेलकम टू माय चैनल स्पेशल एजुकेशन एक्सपर्ट। और जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पे जो है सभी एक डिसेबिलिटी की सेपरेट वीडियोस में बना रहा हूँ प्रैक्टिस सेट की। तो आज जो मैंने जो सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ वो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की। इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्ट है, वो पहले ही बता चुका हूँ। इसकी प्लेलिस्ट अलग है, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो प्रैक्टिस सीरीज़ है वो मैंने स्टार्ट कर दिया, इससे आप यहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग 20 क्वेश्चंस आज मैं कराऊंगा, आपको उसको ध्यान से देखना है और कॉन्सेप्ट भी बताता हुआ जाऊंगा कि ये आंसर सही क्यों है ना। इसके रीजंस भी बताऊंगा थोड़ा बहुत, और आपको कहीं ना कहीं इसमें नॉलेज मिलेगी। तो पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर नॉलेज मिल जाएगी और कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर ही होंगे अगर आपने ये डिसेबिलिटी अच्छे से कर रखी है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो आप देखिए, और सबसे बेहतर क्या है कि आप वीडियो स्टॉप करके अपना आंसर खुद लगाइए, है ना। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरा आंसर गलत है तो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि क्या है, और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, बेस्ट क्या है कि वीडियो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो PDF है या PPT है, ये मैंने टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, वहाँ से पहले प्रैक्टिस कर लेना एक बार, अपने खुद से प्रैक्टिस करिए आपने कितना स्कोर किया 20 में से। उसके बाद आप फिरहान की वीडियो देखिए, तो बेस्ट आपका यही रहेगा, मेरे हिसाब से तो बेस्ट यही रहेगा। इससे आपको पता चलेगी कि आपकी ये डिसेबिलिटी कितने % कवर हो चुकी है। आज तो खैर 20 क्वेश्चन से और भी क्वेश्चंस पे कराऊंगा आने वाले समय में। तो स्टार्ट करते हैं। द प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज़, ठीक है। तो प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स बतानी है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की। प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? तो कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टी होती है, ये करेक्टरिस्टिक्स है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की। या बिलो एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग होती है, सेंसरी इश्यूज़ होते हैं, या फिजिकल डिफॉर्मिटी होती है। देखिए, सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ समझनी पड़ेगी, वो क्या है कि करेक्टरिस्टिक्स से हमारा क्या मतलब है। करेक्टरिस्टिक्स से क्या मतलब है, एक्चुअल में है ना कुछ चीज़ें मिस कर देते हैं हम, है ना। तो मैं आपको करेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ क्या है। अब मान लीजिए कि करेक्टरिस्टिक्स से क्या मतलब होता है हमारा, कि मान के चलिए 100 है, मान के चलिए कि किसी पर्सन में, या मैं कह सकता हूँ कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सन में हाल में क्या सेंसरी इश्यूज़ नहीं होते, सेंसरी इश्यूज़ होते हैं, उसमें कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी होती हैं, यानी कि हर तरह की प्रॉब्लम इंटेलेक्चुअली डिसेबल पर्सन को आप देखने को मिलती हैं। लेकिन करेक्टरिस्टिक्स पूछी हैं, तो करेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि मान के चलिए कि 100 जो सिम्टम्स हैं वो 100 सिम्टम्स आपके हो सकते हैं कि किसी पर्सन में हो, है ना। लेकिन 100 में से वो मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स हैं वो कौन से हैं, जैसे कि मान के चलिए 30 सिम्टम्स ऐसे हैं जो हर बच्चे में पाए जाते हैं। 30 सिम्टम्स, 100 हमने 100 सिम्टम्स लिए, कहीं से हमने देखा कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सन को स्पीच की भी प्रॉब्लम होती है, हेयरिंग की भी प्रॉब्लम होती है, विजन की भी प्रॉब्लम होती है। तो हर तरह की प्रॉब्लम्स हमने देखी और एक लिस्ट बना ली, और हमें लगभग कितने सिम्टम्स मिले, 100 सिम्टम्स हमें मिले। और 100 सिम्टम्स अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर बच्चे को ही हो, यानी हर बच्चे को सेंसिटिव इश्यूज़ ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। किसी में सेंसिटिव इश्यूज़ ज़्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है, और हो सकता है किसी पर्सन को सेंसिटिव इश्यूज़ हुई ना, यानी कि पर्सन विद ID को, जो पर्सन विद इंटेलेक्चुअली डिसेबल है उसको सेंसिटिव इश्यूज़ हुई ना, या कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हुई ना, ऐसा हो भी सकता है, और हो सकता है कम भी हो। तो हमें वो सिम्टम्स याद करने हैं, वो करेक्टरिस्टिक्स याद करनी है जो हर बच्चे में होती हैं। तो 100 तो हमने निकाल ली, लेकिन 100 में से हमने क्या देखा, यानी जो आपके रिसर्चर्स हैं जिन्होंने ये बताया है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, उन्होंने क्या देखा कि भाई 100 में से 30 सिम्टम्स ऐसे मिले उन्हें, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 30 सिम्टम ऐसे मिले जो कि हर एक पर्सन विद ID में, जो पर्सन विद ID होगा, यानी पर्सन विद इंटेलेक्चुअली डिसेबल होगा, उसमें ये पाए जाते हैं, ये वाले। तो हमें कौन से याद करने हैं, हमें ये याद करने हैं। ये तो वो जो 70 है, 70 की बात कर रहा हूँ, 70 जो सिम्टम्स हैं, ये वो सिम्टम्स हैं जो हो भी सकते हैं किसी में और नहीं भी हो सकते। लेकिन ये 30 सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उस पर्सन में पाई जाएंगी, यानी उस डिसेबल में पाई ही जाएंगी, पर्सन विद ID में पाई जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप अपना अगर हम देखें तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स बतानी है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, है ना। तो कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टी, भाई इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटी जिसे होगी
इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसे होगी उसको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है, उसे बिलो एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग हो सकती है, सेंसरी इश्यूज भी हो सकते हैं या फिजिकल डिफॉर्मिटी भी हो सकती है। लेकिन ये वाला अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है उसे, लेकिन ज़रूरी नहीं है सभी को हो। ये ज़रूरी नहीं है कि ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम सभी को हो, कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टी सभी को हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हो भी सकती है और नहीं भी। इंटेलेक्चुअल देखो, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग आपकी एवरेज से कम होती है, ये एक करेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि ये हर एक बच्चे में पाई जाएगी। यानी कि जो भी बच्चे को, जो भी आपका पर्सन विद आईडी होगा, जो भी बच्चा पर्सन विद आईडी होगा, उसमें ये करेक्टरिस्टिक्स पाई जाएगी। ये होगी 100% श्योरिटी के साथ होगी। यहाँ पर श्योरिटी क्या होगी? 100% होगी। लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे, सेंसरी इश्यूज़ की बात करूँगा मैं, या फिर मैं फिजिकल डिफॉर्मिटी की बात करूँगा, तो भाई इसकी जो संभावना है वो कमी रहेगी। यानी कि हो सकता है कि फिजिकल डिफॉर्मिटी बच्चे को हो सकता है ना भी हो सकता है कम लेवल पे हो सकता है ज़्यादा लेवल पर हो, या हो सकता है सेंसरी इश्यूज़ हो सकता है ना हो सकता है कि हाई लेवल के हो सकता है कम लेवल पर हो, कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टी हो भी सकती है, नहीं भी। तो इनकी आप कह सकते हो कि ये वो करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है जो 100% श्योरिटी होती है जिस पे, यानी कि वो करेक्टरिस्टिक जो 100% उस बच्चे में पाई जाएगी। अगर आपको कोई पर्सन विद आईडी अगर आपको दे दिया जाए, कोई स्टूडेंट पर्सन विद आईडी हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई उसको ये वाली उसकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग हमेशा डाउन ही होगी, थोड़ी कमी होगी, लिमिटेशंस होंगी उसकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में, एक करेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन कम्युनिकेशन, सेंसरी इश्यूज़ और फिजिकल डिफॉर्मिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो आप करेक्टरिस्टिक्स आप इसे ऐसे कह सकते हैं, ऐसे। तो आप सिंपल है कि आप जब किसी डिसेबिलिटी को पढ़ें तो करेक्टरिस्टिक्स पढ़ें तो आपको ये याद रखना है कि भाई आपको वो करेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है जो 100% श्योरिटी के साथ उस पर्सन में पाई जाती है, ठीक है, उस पर्सन में हो ही वो। ऐसा नहीं है कि आप इसको भी पढ़ लें कि सेंसरी इश्यूज़, इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सन में सेंसरी इश्यूज़ होते हैं, है ना, वो करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। वो करेक्टरिस्टिक्स हो भी सकती है, नहीं भी, उसके चांसेस नहीं है, लेकिन ये एक करेक्टरिस्टिक्स है क्योंकि ये 100% होती है। कोई भी पर्सन को उठा लो, किसी भी पर्सन विद आईडी को उठा लो, ये वाली जो आपकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है, ये एक करेक्टरिस्टिक मिलेगी। तो आप ऐसे समझ सकते हो। तो उसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज यूजुअली आइडेंटिफाई बिफोर द एज ऑफ, यानी कि इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग जो है वो कब आइडेंटिफाई कर ली जाती है। अगर किसी को कोई पर्सन विद आईडी है तो वो उसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो कितने साल से पहले हो जाती है। तो सिंपल है, आपको ये याद रखना चाहिए, जो आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है 2016 वाला, वो कहता है कि 18 साल से पहले आइडेंटिफाई हो जाता है। अगर हम बात करेंगे 18 साल से पहले जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो पूरा किया जाता है उसके द्वारा, पर्सन के द्वारा। तो बिफोर द एज ऑफ 18 ये आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि इस बच्चे को इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटी है ना। अगर इसकी बात करें तो थोड़ा इसमें मैं कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपकी करता जाता हूँ, बेसिक चीज़ जो मुझे बतानी है आपको वो भी बताता चले जाता हूँ मैं। तो अगर हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करेंगे, यानी आईडीडी की बात करेंगे, आज के समय तो खैर आईडीडी कहा जाता है, तो आईडीडी की बात करेंगे। ये थोड़ा तो जो आईडीडी है आपका, इसे आज के समय में आईडीडी बोलते हो, तो आईडीडी की आपको याद रखना है कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल जो होता है उसकी डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है, उसका कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि सबसे पहली ये 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। अगर कोई बच्चा आईडी है तो वो 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। पहला क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया है लिमिटेशंस होनी चाहिए इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में, ठीक है, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में लिमिटेशंस होनी चाहिए। यानी कि पहले में क्या आ रहा है कि पहले में आपका पहला क्राइटेरिया इसका यही है कि लिमिटेशंस होनी चाहिए इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में। दूसरा क्राइटेरिया कहता है कि लिमिटेशंस होनी चाहिए, सेम ही है, लिमिटेशंस होनी चाहिए अडेप्टिव बिहेवियर में। अडेप्टिव बिहेवियर में आपको ये याद रखना है कि लिमिटेशंस पहला क्राइटेरिया है आईडी का कि लिमिटेशंस होनी चाहिए इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में। दूसरा है लिमिटेशंस होनी चाहिए अडेप्टिव बिहेवियर में। और तीसरा क्राइटेरिया है आपका कि आपकी
ये जो डिसेबिलिटी है वो बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल से पहले होनी चाहिए ये डिसेबिलिटी, तब हम कह सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो क्राइटेरिया आप मैं बात करूं, इसके अंदर अडेप्टिव बिहेवियर में इसके अंदर 3 स्किल्स को देखा जाता है। 3 स्किल्स होती हैं मेजरली इसके अंदर। PCS से याद रखना, PC और S, ये 3 शॉर्ट फॉर्म से आप मतलब निमोनिक से आप याद रख लें आप PCS से, कि अडेप्टिव बिहेवियर में 3 स्किल्स को चेक किया जाता है जब अगर बच्चा आईडी आपको पता करना है। जैसे मान के चलिए कोई बच्चे का सर्टिफिकेट बनना है ना आईडी का, तो वो 3 क्राइटेरिया को उसे फुलफिल करना पड़ेगा। पहला है लिमिटेशन इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में, यानी कि उसका जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है वो कम होनी चाहिए। जैसे मेरी जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है ना, वो क्या है, मेरी 100% है, 100% है मेरी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। मेरा जो ब्रेन है वो नॉर्मली वर्क कर रहा है। लेकिन इनका क्या होगा, आईडी वालों का, जन्म से ही इनका ब्रेन ठीक से डेवलप नहीं हो पाता, ये ब्रेन में कुछ कमी होती है जिसकी वजह से इनका जो IQ है ना, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग से हमारा किस मतलब क्या है, IQ से। याद रखना, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग का मतलब IQ कम होगा, IQ कम होगा। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को मेज़र किस में किया जाता है, IQ में किया जाता है। ये DSSB में पूछा भी गया था कि इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को मेज़र किस में किया है, तो IQ। तो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में लिमिटेशन से मतलब क्या है कि IQ कम होगा। अडेप्टिव बिहेवियर से मतलब होता है कि डे टू डे लाइफ के जो काम होते हैं, यानी ADL वर्क जो होते हैं, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, ठीक है, इसको चेक किया जाता है कि डे टू डे लाइफ में वो चीज़ों को कैसे कर पाता है। जैसे इसमें 3 स्किल्स को चेक किया जाता है। पहला होता है आपका प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल स्किल, यानी कि किसी काम को वो प्रैक्टिकली कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। प्रैक्टिकली का मतलब है कि भाई टॉयलेट जा पा रहे नहीं जा पा रहा, है ना, किसी काम को उठना बैठना लेटना सोना या कपड़े बदलना, ये क्या है, प्रैक्टिकल वर्क है। यानी कि अगर आपने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है कि सेब उठाओ या सेब क्या कहते हैं उठा के खा लो, ये प्रैक्टिकल वर्क है। जो क्या वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये चेक किया जाता है। C से आता है कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल का मतलब होता है कि कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें कर पा रहा है नहीं, जिसमें कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे मनी कॉन्सेप्ट आप सिखाते हैं, जो स्पेशल एजुकेटर मनी कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, या आपका टाइम कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, है ना, जिसमें कॉन्सेप्ट लगते हैं, है ना, माइंड मैपिंग होती है, इमेजिनेशंस होती हैं, है ना, ये सारी आपकी आ जाती हैं। इसके अलावा सोशल स्किल्स में चेक किया जाता है कि सोशली वो चीज़ों को कितना अडेप्ट कर पाता है, यानी सोसाइटी में उसकी फ्रेंडशिप है नहीं है, या जो इंटरेक्शन है वो कर पाता नहीं कर पाता, कम्युनिकेशन कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, कम्युनिकेट जो है होता है कम्युनिकेशन कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, या कह सकते हो कि रिलेशन कितने अच्छे से बिल्ड करा रहा है, या रिलेशन कैसे हैं उसके फैमिली के साथ कैसे हैं, ये सब चेक किया जाता है सोशल स्किल्स में। तो 3 स्किल्स को चेक किया जाता है अडेप्टिव बिहेवियर में, प्रैक्टिकल स्किल, कॉन्सेप्चुअल स्किल और सोशल स्किल्स। तो ये तीनों याद रखना। तीसरा थर्ड क्राइटेरिया होता है कि ये जो डिसेबिलिटी होती है वो 18 साल से पहले होनी चाहिए, 18 साल से पहले होनी चाहिए ये डिसेबिलिटी, ये आपका कहा जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है, आपको मैं बता दूं कि आज के समय में जो 18 साल का क्राइटेरिया RPWD एक्ट के अकॉर्डिंग है, RPWD एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो 2016 के अकॉर्डिंग 18 साल से पहले ये क्राइटेरिया क्रॉस करना चाहिए। 18 साल से पहले अगर कोई बच्चा डिसेबल होगा, है ना, तो आप कह सकते हो आईडी है। लेकिन आज के समय में AAIDD ने इसका एक 12th एडिशन आया है, 12th एडिशन है, इसमें इसने बताया है, और 2021 में आया है, इसमें इसने बताया है कि क्राइटेरिया चेंज कर दिया, 18 साल के बजाय 22 साल कर दिया है। यानी 22 साल से पहले अगर कोई इंटेलेक्चुअली डिसेबल होता है तो वह आपकी इस कैटेगरी में रखा जाए। हालांकि ये अभी जो डॉक्यूमेंट्स में है इंडिया में, ये अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, लेकिन ये USA वगैरह में हो चुका है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा याद रखनी है कि 22 साल क्राइटेरिया अब जो कर दिया गया है, AAIDD ने कर दिया 22 साल इसका क्राइटेरिया 2021 में 12th एडिशन आया है इसका, है ना। लेकिन अभी ये अप्रूव नहीं हुआ है, जैसे इंडिया में RPWD के इनमें अपडेट नहीं हुआ है ये चीज़ें, तो अभी आप 18 ही मानेंगे, 18 साल से पहले ये डिसेबिलिटी होनी चाहिए। तो आपको थोड़ा ये याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर था हमारा, राइट आंसर जो हमारा था वो क्या था, 18 ईयर्स, 18 साल से पहले ही होनी चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इनमें से कौन सा वो कारण नहीं है इंटेलेक्चुअल डिसेबल होने का। तो जेनेटिक फैक्टर, यानी कि भाई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जीन्स में खराबी की वजह से होती है, यानी जेनेटिक फैक्टर जो है उनकी वजह से कोई बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबल हो सकता है, ब्रेन में ठीक से डेवलप नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। कभी कभी थॉट आता है आपकी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती क्या है,
मतलब एक जनरल क्या बोलोगे आप, कैसे बताओगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब जो किसी के इंटेलेक्ट से जुड़ी हो, है ना, ब्रेन से जुड़ी हो, वो आपकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है ना। और उसकी फंक्शनिंग जो है, ब्रेन की फंक्शनिंग है, ब्रेन ठीक से डेवलप नहीं हो पाया है और ना डेवलप होने की वजह से वो उसकी फंक्शनिंग डाउन है या फंक्शनिंग कम है, IQ कम है उसका। तो पहला तो कॉज, तो ये तो कॉज है ना। कॉज कौन सा नहीं है, नॉट पूछ रहा है, नॉट पे फोकस करिए। तो माल न्यूट्रिशन भाई, कुपोषण, खान पान सही नहीं मिलेगा, गरीबी में है ना। जो प्रीनेटल पीरियड होता है ना, प्रेगनेंसी का समय होता है 9 मंथ का, तो 9 मंथ के पीरियड में जब खान पान सही नहीं मिलेगा तो ब्रेन ठीक से बच्चे का डेवलप नहीं हो पाएगा, तो ये तो एक कारण है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, तो ये तो कोई कॉज तो नहीं होगा। ब्रेन इंजरी, ब्रेन में इंजरी की वजह से बच्चा इंटेलेक्चुअली डिसेबल हो सकता है, माँ का जो पेट के बल गिर जाना, या फिर और कोई रीजंस हो सकते हैं ब्रेन इंजरी के, है ना। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, ये एक कारण नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ये वाला हो जाएगा। अगर हम देखें तो राइट आंसर कौन सा है इसका, ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि कॉज नहीं पूछा है कि कॉज नहीं है। तो ये तीनों तो कॉज हैं, जेनेटिक फैक्टर, माल न्यूट्रिशन और बर्थ इंजरी, तो ये आपका हो सकता है कॉज, लेकिन ये कॉज नहीं है रीइंफोर्समेंट। तो इस तरह से आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं, अगर आपको ऑप्शंस की जानकारी है, इस डिसेबिलिटी को आपने अच्छे से करा हुआ है तो। और क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, 4 पे आ जाते हैं। डाउन सिंड्रोम इज कॉज ड्यू टू, डाउन सिंड्रोम किस वजह से होता है, क्या कारण है डाउन सिंड्रोम होने का? तो ये मैंने आपको वीडियोस में भी पढ़ा रखा है, आप जाके अगर चैनल पे देखेंगे तो उस पर डाउन सिंड्रोम मैंने अच्छे से समझा रखा है, सब कुछ समझाया है कैसे कैसे होता है, तो वो देख लीजिएगा एक बार। डाउन सिंड्रोम इज अ कॉज ड्यू टू, किस वजह से होता है डाउन सिंड्रोम, क्या कारण है? तो भाई डाउन सिंड्रोम सिंपल सा आपको याद रखना है, डाउन सिंड्रोम जो दिक्कत होती है वो क्रोमोसोम्स की दिक्कत है, ठीक है। क्रोमोसोम में एबनॉर्मेलिटी आ जाती है ना। किसकी दिक्कत है? क्रोमोसोम नंबर 21, जिसे ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। आपको सिंपल से याद करना है, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम नहीं है, न्यूट्रिशन में कोई वायरल इन्फेक्शन की वजह से डाउन सिंड्रोम नहीं होता है, या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से भी डाउन सिंड्रोम नहीं होता। सिंपल है, डाउन सिंड्रोम जो होता है क्रोमोसोम की खराबी की वजह से होता है, वो भी कौन सा क्रोमोसोम? क्रोमोसोम नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 5 है, द IQ रेंज ऑफ माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज। माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की जो रेंज है IQ की वो क्या होती है? तो इसका सिंपल सा आंसर आपको याद रखना है, वो है माइल्ड IQ की जो होती है वो 50 से 69 होती है। और सारी ये जो मैंने इसमें मेंशन करी है ना, ये RCI के अकॉर्डिंग है भाई, RCI। तो आपको अगर इस पर डाउट ना हो तो आप इसे नोट कर लीजिए कि ये RCI के अकॉर्डिंग है, ये सारी 50 से 69 माइल्ड है, ये मॉडरेट है, ये सीवियर है और ये प्रोफाउंड है। ये चारों जो हैं ये RCI के अकॉर्डिंग है। और इसमें पूछा क्या है, माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पूछिए, माइल्ड IQ की रेंज पूछिए, तो वह है 50 से 69। तो सिंपल से इसका आंसर हो जाएगा 50 से 69। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी इंक्लूड, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी में किस किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है? तो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी में भाई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, अब देखिए डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी होती क्या है, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए ना आपको। ऑप्शंस तो हो सकता है सही, सारे सही हों, लेकिन अगर आपको ये पता ही नहीं है, इस टर्म के बारे में ही नहीं पता है कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी क्या होती है, तो आप कभी भी आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी होती है, बेसिक आप याद रखिए, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी क्या होती है, जो आपका 9 मंथ का पीरियड होता है ना मदर का, उस 9 मंथ के पीरियड में जब बेबी डेवलप हो रहा होता है वूम में, तो उस समय किसी ना किसी तरह का कोई प्रॉब्लम की वजह से जो डिसेबिलिटी होती है वो कहलाती है डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। यानी कि जो आपका प्रीनेटल पीरियड होता है ना 9 मंथ का पीरियड, उसमें कोई डैमेज हो जाए ब्रेन में, और उस डैमेज की वजह से क्या हो जाए, IQ डाउन हो जाए या कोई डिसेबिलिटी हो जाए, तब वो कहलाता है आपका डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, ठीक है। क्योंकि ये डेवलपमेंटल वर्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि डेवलपमेंटल पीरियड के समय ही ये डिसेबिलिटी हुई थी। कौन सी? कोई सी भी, अभी बताऊंगा कौन कौन सी आती हैं। तो जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है, ये डेवलपमेंटल पीरियड के समय हो जाती है ना, जब बेबी डेवलप हो रहा था उस समय ब्रेन का विकास ठीक से नहीं हो पाता, डेवलप नहीं हो पाता, जिसकी वजह से IQ डाउन होता है और ID हो जाता है बच्चा। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है कि ओनली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। देखो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी तो है, लेकिन सिर्फ यही है, ओनली आ गया ना, सिर्फ यही है, तो ये गलत हो जाएगा कि सिर्फ यही नहीं है। ऑटिज्म, अब सेकंड ऑप्शन को दे, ऑटिज्म एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है, हाँ भाई है, ये तो सिंपल है कि ऑटिज्म एक
डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है, क्योंकि ये डेवलपमेंटल पीरियड के समय ही होती है। ब्रेन में कुछ खराब होती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से होता है, न्यूरॉन्स पे प्रॉब्लम्स की वजह से, तो ये होता है। सर्बल पाल्सी ये भी जन्म से होती है, ब्रेन में इसमें डैमेज हो जाता है, किसी डैमेज ब्रेन में जब डैमेज हो जाता है तब ये सर्बल पाल्सी डेवलप होता है, और ये भी एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। ये भी 9 मंथ के पीरियड में ही खराबी आती है, डैमेज होता है ब्रेन में, इसकी वजह से होती है। ऑटिज़म सर्बल पाल्सी भी जो है वो 9 मंथ के पीरियड में ही कुछ खराबी ब्रेन में कुछ डैमेज की वजह से ही होता है। आईडी भी 9 मंथ के पीरियड में ही होता है। एपिलेप्सी भी आप कह सकते हैं कि ये हो जाती है, एपिलेप्सी को भी हम इसी में काउंट करते हैं डेवलपमेंट में। ये भी ब्रेन में कुछ कमी की वजह से, ठीक है, हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन तो ठीक लग रहा है। अभी बाकी भी चेक करना पड़ेगा कि ऑटिज़म, सर्बल पाल्सी, आईडी और एपिलेप्सी ये क्या है, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है। विजुअल और हेयरिंग इम्पेयरमेंट, भाई विजुअल और हेयरिंग इम्पेयरमेंट कोई डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी नहीं है। इन दोनों को आप याद रखना कि वीआई जो है और जो आपका एचआई है ये एक सेंसरी डिसेबिलिटी है। क्या है, सेंसरी डिसेबिलिटी है। आपको ये हमेशा याद रखना है कि ये डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी नहीं है, सेंसरी डिसेबिलिटी है, क्योंकि सेंस ऑर्गन डैमेज होते हैं इसमें, विज़न और हेयरिंग, तो इसलिए हम इसे सेंसरी डिसेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो ये चीज़ तो गलत हो जाएगी, तो ये भी आपकी गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका बेस्ट क्या है आंसर, वो है बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द फुल फॉर्म ऑफ NIMH। देखो NIMH की फुल फॉर्म पूछी है, हालांकि इसका जो आज का समय में इसका जो नाम है, ठीक है, वो NIEPID निपिड है ना। आज के समय में इसका जो नाम है वो निपिड है ना। पुराना नाम इन केस पूछ ले, नया नाम तो नया नाम ही वैसे पूछा जा चुका है पहले ही, लेकिन पुराना नाम भी मैंने मेंशन कर दिया है ताकि आपको याद हो। तो इसका पुराना नाम जो था वो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप था, और आज के समय में इसका नाम निपिड कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, आज के समय में इसका नाम निपिड है। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म मुझे कमेंट में मेंशन करके बताएंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, आप बताएंगे इसका जो नया नाम है ये वाला निपिड, ये इसकी फुल फॉर्म बताएंगे। और ये इसकी जो इस्टेब्लिश है ये कब हुआ था, कब इस्टेब्लिश हुआ था इसकी, वैसे तो मैंने वीडियो बना रखी है सारे नेशनल इंस्टीट्यूट की, आप वो देख सकते हैं, लेकिन आपको कमेंट में बताना है कि इसकी जो फुल फॉर्म है ये क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं अब। क्वेश्चन नंबर, विच असेसमेंट टूल इज कॉमनली यूज फॉर असेसिंग एडेप्टिव बिहेवियर, यानी कि इनमें से कौन सा वो टूल है, कॉमन टूल है जिसके द्वारा एडेप्टिव बिहेवियर को असिस्ट किया जाता है। एडेप्टिव बिहेवियर की बात हो रही है, देखो आपको वर्ड पे ध्यान देना है, या एडेप्टिव बिहेवियर की बात हो रही है। और एडेप्टिव बिहेवियर को चेक करने के लिए, ठीक है, कौन सा टूल का यूज़ किया जाता है, असेसमेंट टूल का यूज़ किया जाता है, तो वो VSMS का किया जाता है। लेकिन जब IQ की बात का आएगी कि IQ को मेज़र करने के लिए किसकी यूज़ किया जाता है, तो BKT, बिनेट कामार्ड टेस्ट, BKT, जो कि किससे अप्रूव्ड है, ये आपके RPWD एक्ट से अप्रूव्ड है। RPWD एक्ट जो आया था उसमें ये मेंशन है। ठीक है, VSMS जो है वो एडेप्टिव बिहेवियर को चेक करता है। एडेप्टिव बिहेवियर क्या होता है, डे टू डे लाइफ में वो अपने कामों को कैसे कर पा जाता है। और मैंने बताया ना, एडेप्टिव बिहेवियर में 3 चीज़ें आती हैं। एडेप्टिव बिहेवियर में 3 स्किल्स को चेक किया जाता है, PCS, प्रैक्टिकल स्किल्स, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स और सोशल स्किल्स। तो VSMS में इन्हीं स्किल्स को चेक किया जाता है। VSMS के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ जानकारी VSMS के बारे में। तो VSMS आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, VSMS, तो VSMS, ठीक है, VSMS जो ये टेस्ट असेसमेंट टूल है, इसका एक तो आपको याद रखना है कि एडेप्टिव बिहेवियर या एडेप्टिव फंक्शनिंग को चेक करने के लिए किया जाता है। दूसरा आपको याद रखना है कि इसके अंदर VSMS जो टूल है इसके अंदर 8 डोमेन होते हैं। कितने डोमेन होते हैं, 8 डोमेन होते हैं, यानी 8 एरियाज़ पे ये वर्क करता है, 8 एरियाज़ को चेक किया जाता है। इसको जो डेवलप किया था, ठीक है, तो इसको जो डेवलप किया था, डेवलप बाय, ठीक है, एडगर डॉल ने किया था 1935 में। आपको याद रखना 1935 में इसको एडगर डॉल ने डेवलप किया था। और उस समय इसने जो आइटम्स बताए थे वो 117 आइटम्स बताए थे, 117 आइटम्स इसमें बताए थे। लेकिन इसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जिसने चेंज किया, यानी इसका अडेप्टेशन किया था, है ना, एडेप्टेशन किया था इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन
कॉन्टेक्स्ट में इसका जो एडेप्टेशन किया था वो किसने किया था? बाय एजे मेलिन, ठीक है, बाय एजे मेलिन ने किया था 1965 में। आपको ये याद रखना है। पहले इसमें 117 आइटम्स थे, तो एजे मेलिन ने जब इसको इंडियन एडेप्टेशन में चेंज किया तो इसके अंदर 89 आइटम्स कर दिए, मतलब कम कर दिए। 117 जो थे वो यूएसए के अकॉर्डिंग थे, अमेरिका के अकॉर्डिंग थे, देखिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में गया तो उसके अकॉर्डिंग इसमें 89 आइटम्स को रखा गया है। आपको बेसिक याद रखनी है कि VSMS की फुल फॉर्म विनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्केल इसका फुल फॉर्म है। इसके अंदर 8 डोमेन है। इसको डेवलप किया था 1935 में एडगर डॉल ने। इसमें 117 आइटम्स बताए थे। अब जो है इसमें 89 आइटम्स है एडेप्टिव। इसका जो एडेप्टेशन है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो किया था एजे मेलिन ने, ठीक है। आपको थोड़ा सा ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अब आते हैं आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सिंपल मैंने बता ही दिया, हो जाएगा आपका विनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्केल एडेप्टिव बिहेवियर के लिए, ठीक है, असेसमेंट टूल। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। तो मैंने अब आपको बताया डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज कौन कौन सी होती है भाई, है ना। आईडी एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है, सर्बल पाल्सी भी एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है, ठीक है, ASD भी एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है, ठीक है, और आपके डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम भी एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है, ठीक है। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम भी एक डेवलपमेंटल कंडीशन मानी जाती है, डिसेबिलिटी कंडीशन कह लो। और भी कई सारी होती हैं। SLD भी एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है। तो ये सब क्या डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ हैं। तो आप पूछा एग्जाम्पल है, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी इनमें से कौन सी है, एग्जाम्पल पूछ रहा है। तो भाई सिजोफ्रेनिया जो है ये एक कंडीशन होती है जो मेंटल इलनेस में काउंट होती है, तो मेंटल इलनेस से जुड़ी हुई है, मेंटल डिसऑर्डर से जुड़ी है। डिप्रेशन भी मेंटल इलनेस से जुड़ी है, यानी इस डिसेबिलिटी से जुड़ी है। एंजाइटी भी इसी से जुड़ी है। सिंपल से इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो कि क्या है, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है। जैसे डिप्रेशन है, आपको ये पता होना चाहिए सिजोफ्रेनिया क्या है, डिप्रेशन क्या है, एंजाइटी क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं डिप्रेशन की बात करूँ तो डिप्रेशन क्या होता है, अगर आपके अंदाजे में कहो डिप्रेशन कब कहोगे कि ये डिप्रेशन है। देखो डिप्रेशन को डिप्रेशन आप कब कहोगे, डिप्रेशन का मतलब होता है कि जब आप किसी पर्सन को ऐसे नहीं कह सकते कि इसे डिप्रेशन है। डिप्रेशन आप तब कहोगे जब उसकी डेली फंक्शनिंग, डेली लाइफ अफेक्ट हो रही हो, मतलब दिन भर के काम अगर वो नहीं कर पा रहा ठीक से, दिन भर वो किसी से बात नहीं कर रहा, डेली लाइफ अफेक्ट हो रही है, जो उसका रोज़मर्रा के दिन, मतलब नॉर्मल डेज़ में वो जैसे काम करता था, हंसता था, बोलता था, खेलता था, वो अब नहीं कर रहा, है ना। तो ये क्या है, ये डिप्रेशन कह सकते हो। डिप्रेशन आप तभी कह सकते हो किसी को डिप्रेशन है जब उसकी आपकी डेली लाइफ अफेक्ट हो रही हो, ठीक है, डेली लाइफ अफेक्ट हो रही हो, तो वो डिप्रेशन कहलाएगा। और एंजाइटी भी आप कह सकते हो। एंजाइटी देखो, एंजाइटी होना अलग चीज़ है और एंजाइटी फील करना एक अलग चीज़ होती है। या भी आपको पता होना चाहिए, एंजाइटी होना अलग चीज़ है और एंजाइटी कोई फील कर रहा है वो चीज़ अलग है। तो एंजाइटी भी आपको कह सकते हैं, एंजाइटी आप तभी कहेंगे, किसी पर्सन को एंजाइटी है तभी कहोगे जब उसकी डेली लाइफ अफेक्ट हो रही हो, दिन भर के काम वो ना कर पा रहा हो, तब आप कह सकते हैं कि उसे एंजाइटी हो रही है। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि मुझे एंजाइटी हो रही है और फिर भी हंस रहा है, बोल रहा है, खिल रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो आप कह सकते हो वो एंजाइटी नहीं है, वो फेक है, सूडो एंजाइटी है, यानी फेक है ना, लग रहा है उसे एंजाइटी लेकिन है नहीं एक्चुअल में एंजाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, द टर्म मेंटल रिटार्डेशन हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय, यानी कि जो टर्म है मेंटल रिटार्डेशन, इसको रिप्लेस किया गया था किससे। तो ये तो सबको पता होगा और आप इजीली इसका आंसर देख सकते हैं, वो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से इसे रिप्लेस किया गया था, है ना, ये आपको याद रखना है। और आज के समय में इसको भी रिप्लेस कर दिया गया है, आईडी को वो कर दिया गया है IDD से, यानी इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी कर दिया गया है ना। हो सकता है इसमें ऑप्शन में, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ऑप्शन में लर्निंग डिसेबिलिटी में काट देता हूँ और इसकी जगह IDD होता है ना, इसकी जगह ऑप्शन में IDD दे देते घुमाने के लिए, है ना। हो सकता है कि आपको थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए, और जल्दबाजी में अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेते तो 100% आप इसका आंसर IDD भी लगा सकते थे, है ना। हो सकता है कि आप IDD लगा देते, लेकिन इससे पूछा है मेंटल रिटार्डेशन से रिप्लेस किया। मेंटल रिटार्डेशन जो था ना, MR से ID हुआ था, याद रखना, MR था पहले नाम, MR से ID हुआ, है ना, और ID से IDD हुआ, ये सीरीज़ आपको याद रखनी है।
तो अगर आपसे पूछा है एमआर को रिप्लेस किससे किया गया, आईडी से, और आईडी को किससे रिप्लेस किया गया है, तो आईडीडी से रिप्लेस किया गया है ना। और ये जो एमआर से आईडी किया गया था, है ना, ये किया गया था आपका 2010 में। आपको डेट याद रखनी है, 2010 में, जब रोज़ा, ठीक है, रोज़ा लॉ पास हुआ था अमेरिका में। रोज़ा लॉ पास हुआ था अमेरिका में 2010 में, जब बराक ओबामा ने सिग्नेचर कर दिए थे रोज़ा लॉ पे। इस पर वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हैं। रोज़ा लॉ डालोगे चैनल पे जाके मेरे, तो उस पर आ जाएगा। ये पूरी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए, तो देख लेना एक बार। 11th क्वेश्चन है आपका, द एजुकेशनल फोकस फॉर चिल्ड्रन विद माइल्ड इज, यानी कि जो कह सकते हो हल्की बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। भाई आइसोलेशन है, भाई उसे अलग कर दो, ये तो कुछ जमा नहीं मामला, है ना, कि उसे अलग थलग कर देंगे। अगर वो क्या है, माइल्ड आईडी है, माइल्ड इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटी है, उसको माइल्ड लेवल की है, कम है लेकिन है, तो आप उसे आइसोलेट कर दोगे। मेडिकेशन, दवाई वगैरह दे के ठीक कर दोगे, या कह सकते हो उसमें कमी ला सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसे हॉस्पिटल ले जाके भाई उसका ट्रीटमेंट कराओ, तो ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल है कि उसकी कंडीशन कभी ठीक नहीं हो सकती, यानी कि वो बच्चा अब इंटेलेक्चुअली डिसेबल है, उसकी कंडीशन कभी ठीक नहीं हो सकती। इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं हम, थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं उसकी कंडीशन को, लेकिन ठीक नहीं कर सकती। डिसेबिलिटी कभी ठीक नहीं होती, आप ये याद रखना कि डिसेबिलिटी में हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, लेकिन वो कभी ठीक नहीं हो सकती, आपको याद रखना है। तो हम उसके एकेडमिक्स और वोकेशनल स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, कि हम उसे एकेडमिक्स पे थोड़ा पढ़ाने की कोशिश करेंगे जहाँ तक भी वो पढ़ सकता है, और वोकेशनल स्किल्स पे ध्यान देंगे ताकि वो कुछ कमा सके, अपनी लाइफ में कुछ कर सके, खुद कमा सके, खुद अपना जीवन यापन कर सके, ये कह सकते हो। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 12, सर्बल पाल्सी मेनली अफेक्ट। अगर किसी को सर्बल पाल्सी हुआ है ना, आपको मतलब पता होना चाहिए सर्बल पाल्सी का। अगर सर्बल पाल्सी का क्वेश्चन आ जाए कि सर्बल पाल्सी होता क्या है, तो सर्बल पाल्सी का एक बेसिक आइडिया दूँ तो सर्बल पाल्सी क्या होता है कि सर्बल पाल्सी है कि प्रीनेटल, नेटल या पोस्टनेटल, है ना। 3 आपको याद रखना है, तो 3 चीज़ें आप याद रख लो। प्रीनेटल, नेटल और आपका आ गया पोस्ट नेटल। ये 3 जो है, ये 3 पीरियड में, यानी कि जन्म से पहले, जन्म के दौरान या जन्म के बाद, इन तीनों में से किसी भी वजह से, यानी कि किसी भी पीरियड में किसी तरह का डैमेज हो जाए, वो भी ब्रेन में किसी तरह का डैमेज हो गया भाई, या तो प्रीनेटल में या नेटल में या पोस्टनेटल में। पोस्टनेटल से मतलब है 6 मंथ के अंदर, ठीक है, 6 मंथ के अंदर, ठीक है, 6 मंथ के अंदर, जन्म के एकदम 6 मंथ के अंदर जैसे जन्म हुआ है, तो ब्रेन में कोई डैमेज हो जाए और उस डैमेज की वजह से मसल्स कोऑर्डिनेशन में और मूवमेंट में दिक्कत आ जाए, बच्चे के मसल कोऑर्डिनेशन में, मसल्स को कोऑर्डिनेट करने में और मूवमेंट में दिक्कत आ जाए, या आई हैंड कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आ जाए और मूवमेंट में दिक्कत आ जाए, या मसल्स में खराबी आ जाए, तो हम उसे कह सकते हैं कि वो कंडीशन सर्बल पाल्सी की है। सिंपल है, आपको ये याद रख लेना है सर्बल पाल्सी क्या है, कि प्रीनेटल, नेटल या पोस्टनेटल, इन तीनों में से किसी भी समय में ब्रेन में कोई डैमेज हो जाए, और वो डैमेज किसी भी वजह से हो सकता है, और उस डैमेज की वजह से ब्रेन में, उस डैमेज की वजह से मूवमेंट में दिक्कत आ जाए, मूवमेंट में दिक्कत हो और आई हैंड कोऑर्डिनेशन में या मसल कोऑर्डिनेशन में दिक्कत हो, तो आप कह सकते हैं कि उसे हम सर्बल पाल्सी कहते हैं। एक सिंपल सी आपको ये चीज़ें याद रखिए, एक अंडरस्टैंडिंग बिठाना ज़रूरी है, सर्बल पाल्सी होता क्या है। अब सिंपल है कि सर्बल पाल्सी में अफेक्ट क्या नहीं होती, भाई सिंपल है कि हेयरिंग से कोई लेना देना नहीं होता। तो हेयरिंग से आपका कोई लेना देना नहीं है। इसका हेयरिंग की देखो एसोसिएटेड कंडीशन हो सकती है, सर्बल पाल्सी वाले को हेयरिंग की प्रॉब्लम होती है, विजन की होती है, लैंग्वेज की होती है, बात ठीक है, लेकिन पूछ रहा है अफेक्ट क्या होता है अगर किसी को सर्बल पाल्सी होता है। ये एसोसिएटेड कंडीशन ही है, ये एसोसिएटेड कंडीशन है, आपको याद रखना है, एसोसिएटेड कंडीशन, ये एसोसिएटेड कंडीशन है, आपको पता होना चाहिए कि एसोसिएटेड कंडीशंस क्या होती हैं, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा जिसको पता है कि एसोसिएटेड कंडीशंस क्या होती हैं, ठीक है।
तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा मसल्स कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आती है, अफेक्ट होती है, और मूवमेंट में भी दिक्कत होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13, द मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल कॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अगर किसी को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो सबसे ज़्यादा उसका क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम, वो कौन सा क्रोमोसोम वाली दिक्कत है जिसकी वजह से बच्चा आईडी हो सकता है, तो वो दिक्कत कौन सी है आपकी, डाउन सिंड्रोम है। भाई डाउन सिंड्रोम वाले को, अगर कोई डाउन सिंड्रोम है तो ज़रूर ज़्यादातर चांसेस रहेंगे, 90% से 80% चांस ये रहेंगे कि वो बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। तो आप कह सकते हैं इसका सिंपल आंसर क्या है, डाउन सिंड्रोम। किस वजह से होता है भाई, क्रोमोसोम में दिक्कत, क्रोमोसोम कौन सा 21 नंबर पे जो क्रोमोसोम होता है वो अफेक्ट होता है। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम भी होता है, इससे भी दिक्कत होती है, बच्चा आईडी हो सकता है, पीकेओ से भी हो सकता है। देखो ये सभी कारण हैं, आप ये समझ लीजिए डाउन सिंड्रोम की वजह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम की वजह से भी बच्चा इंटेलेक्चुअली डिसेबल हो जाता है, पीकेयू की वजह से भी बच्चा इंटेलेक्चुअली डिसेबल हो जाता है ना, फेलाइन केटोयूरिया की वजह से, लाइनफेल्टर सिंड्रोम की वजह से भी बच्चा इंटेलेक्चुअली डिसेबल हो जाता है ना, इन सब की वजह से होता है। लेकिन पूछ रहा है कि क्रोमोसोम का कॉज सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है, मोस्ट कॉमन पूछ रहा है, तो मोस्ट कॉमन तो डाउन सिंड्रोम ही है। द लेवल, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेवल ऑफ द सपोर्ट नीडेड फॉर मॉडरेट आईडी। ठीक है, मध्यम बौद्धिक अक्षमता के लिए आवश्यक सहयोग स्तर क्या है। देखिए हुआ क्या था कि लगभग 1992 की बात है, जो AAMR है, जिसे आज के समय में AAIDD कहा जाता है ना, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी कहा जाता है इसको, है ना। इसने 1992 में ये कहा कुछ क्लासिफिकेशन दिया था, और वो क्लासिफिकेशन IQ बेस्ड न देकर इसने लेवल ऑफ सपोर्ट नीडेड बेस्ड दिया था। इसका ये कहना था AAMR का कि इनने क्लासिफिकेशन दिया था, और वो क्लासिफिकेशन इस पर बेस्ड था कि सोसाइटी से जुड़ने के लिए बच्चे को जिस लेवल ऑफ सपोर्ट की ज़रूरत है उतनी लेवल ऑफ सपोर्ट हमें देनी चाहिए अगर सोसाइटी से जुड़ना है बच्चे को। तो उस आधार पे, उस बिहाफ पे इनने 4 कैटेगरी बताई थी, इंटरमिटेंट, लिमिटेड, एक्सटेंसिव और परवेसिव, है ना। इंटरमिटेंट को आप माइल्ड कह सकते हो, इसको मॉडरेट कह सकते हो, इसको एक्सटेंसिव को आप सीवियर कह सकते हो, इसको प्रोफाउंड कह सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसको बेसिक चीज़ से जोड़ूँ आपको समझाने के लिए, तो इसमें पूछ रहा है मॉडरेट वाला पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो है मॉडरेट आईडी, ठीक है, तो इसमें हम इसको जोड़ेंगे एक्सटेंसिव को। ठीक है, क्यों आएगा, इसकी थोड़ी वीडियो आप देख लेना, मेरी प्लेलिस्ट में डली हुई है AAMR की 1992 वाली वीडियो देख लेना। एक्सटेंसिव इसका आंसर होगा, ठीक है, मॉडरेट आईडी के लिए। इसके बारे में मैं अलग से भी बता दूंगा, और आपको डाउट हो तो एक बार वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि यहाँ एक्सप्लेन करूँगा तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट मेजर IQ, मतलब IQ को मेजर करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है। देखो VSMS की बात करेंगे तो VSMS IQ टेस्ट नहीं है, मतलब IQ को मेजर करने के लिए VSMS नहीं होता। अडेप्टिव फंक्शनिंग को चेक करने के लिए, डे टू डे लाइफ में बच्चा कैसा काम करता है, क्या कर पाता है, क्या नहीं कर पाता है, वो चीज़ को चेक करने के लिए VSMS होता है, और ये अडेप्टिव फंक्शनिंग को चेक करने के लिए होता है VSMS। ठीक, क्या कहते हैं इसे, विनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्केल है। ठीक है, मैंने इसके बारे में अभी थोड़ा डिस्कस किया था। ये आपका क्या है, ये ऑटिज्म बच्चों के लिए होता है, ये वाला है ना, चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल होता है। FACP एक असेसमेंट टेस्ट है, ID बच्चों के लिए होता है, बाकी के लिए भी यूज़ भी किया जाता है। ये जो होता है ना बिनेट कामार्ड टेस्ट, जो RPWD एक्ट में भी मेंशन है, RPWD एक्ट में भी मेंशन है, ये IQ को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, बिनेट कामार्ड टेस्ट, RPWD एक्ट में भी मेंशन है, और इसका यूज़ किया जाता है IQ को मेज़र करने के लिए। पता होना चाहिए, हर एक ऑप्शंस के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, जब भी आप सही करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। विच प्रोफेशनल डिज़ाइन इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, IEP को कौन डिज़ाइन करता है, कौन प्रोफेशनल है। तो भाई फिजियोथेरेपिस्ट तो नहीं होता, सोशल वर्कर भी नहीं होता, और नर्स भी नहीं होती, तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत होंगे। ऑप्शन होगा स्पेशल एजुकेटर। सिंपल सा आंसर है, सबको आता होगा, ये सबको पता होगा, कुछ ईजी क्वेश्चंस भी होने चाहिए। अडेप्टिव बिहेवियर रेफर टू, देखो अडेप्टिव बिहेवियर किस चीज़ को रेफ़र करता है, मैंने बताया अडेप्टिव बिहेवियर्स का मतलब क्या होता है। अडेप्टिव बिहेवियर से मतलब होता है डेली लिविंग स्किल्स, मतलब दिन भर के कामों को या रोज़ाना के कामों को वो कैसे कर पा रहा है ना, वो सब चीज़ों को चेक किया जाता है। और इसमें अडेप्टिव बिहेवियर में 3 स्किल्स आती हैं, PCS,
ठीक है, याद रख लीजिएगा P, C और S। P से प्रैक्टिकल, C से कॉन्सेप्चुअल, S से सोशल। इन 3 स्किल्स को, प्रैक्टिकल स्किल, कॉन्सेप्चुअल स्किल, सोशल स्किल्स को चेक किया जाता है एडेप्टिव बिहेवियर में। किससे चेक किया जाता है? तो VSMS से। सिंपल है, याद रखो। इसका आंसर हो जाएगा सिंपल ए। ये तो ये सब इससे कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग मेथड फॉर चिल्ड्रन विद आईडी। आईडी बच्चों के लिए सबसे बढ़िया और बेस्ट मेथड कौन सा रहेगा? तो ये हैगा लेक्चर मेथड। भाई लेक्चर मेथड बेकार है, कोई काम का नहीं है लेक्चर। ये तो अगर लेक्चर मेथड से ही बच्चों को सिखाना होता है, इफेक्टिव होता, तो फिर तो कोई भी सिखाते, स्पेशल एजुकेटर की तो ज़रूरत ही नहीं है ना। रोड लर्निंग, रट्टाफिकेशन, है ना, ये हम नॉर्मल बच्चों को तो मना करते हैं, और डिसेबल बच्चों के लिए तो फिर भी है। फिर आप सोच लीजिए क्या है। सेल्फ लर्निंग, यानी खुद ही लर्निंग कर लेगा, खुद ही सीख लेगा। तो स्पेशल एजुकेटर की और टीचर्स की ज़रूरत ही क्यों है? उनको हायर ही क्यों कर रहे हैं, रिक्रूट ही क्यों कर रहे हैं? तो सिंपल इसका आंसर क्या हो जाएगा? टास्क एनालिसिस। छोटे छोटे स्टेप्स में उसको सिखाना है, किसी भी काम को, किसी भी स्किल्स को इतने छोटे स्टेप्स में आपको कराना है, चाहे उसमें 10 दिन लगे, 20-30 दिन लग जाए, 2 महीने 3 महीने लग जाए, लेकिन आपको धीरे धीरे सिखाना है, इतने छोटे स्टेप्स में उसको बांट देना है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी अभी बताया था मैंने, सारी मतलब कौन कौन सी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी होती हैं। तो इसमें पूछ रहा है कौन सी नहीं है, नॉट पूछ रहा है। आप फोकस करिए नॉट पे। तो भाई ऑटिज्म डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी होती है, सेरेब्रल पाल्सी भी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है, और आईडी भी एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। लेकिन एक हेयरिंग इम्पेयरमेंट एक सेंसरी डिसेबिलिटी। क्या है ये? सेंसरी डिसेबिलिटी है, याद रखिएगा। ये सेंसरी डिसेबिलिटी का कहते हैं, इसे सेंसरी डिसेबिलिटी के कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि सेंस ऑर्गन डैमेज है। ऐसी VI को भी सेंसरी डिसेबिलिटी कहा जाता है। तो ये डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी में हम इसे काउंट करेंगे, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉट पूछा है, कौन सी नहीं है? तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी नहीं है, एक सेंसरी डिसेबिलिटी है। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। इंक्लूजन ऑफ पर्सन विद आईडी इन मेन स्ट्रीम स्कूल इज बेस्ड ऑन। सामान्यतः विद्यालयों में बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों का समावेशन किस सिद्धांत पर आधारित है? किस पर आधारित है? सेग्रीगेशन पे। ये तो सेग्रीगेशन तो नेचर के खिलाफ है। मतलब जब नेचर किसी में भेदभाव नहीं करता, तो हम किसी में भेदभाव क्यों करें? तो सेग्रीगेट तो हम नहीं करेंगे, आइसोलेट भी नहीं करेंगे, अलग बिल्कुल ही अलग कर दो, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। क्या करेंगे? हम इक्वलिटी और ह्यूमन राइट्स पे ध्यान देंगे। सिंपल है, ह्यूमन राइट्स पे करेंगे, ठीक है। उनके अधिकारों के को आप सुरक्षित रख रहे हैं, अधिकार जो हैं उनके दिए हुए हैं। उनसे पेरेंट्स को भी रूबरू कराएंगे, कि हम पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करके बताएंगे कि जो एक डिसेबल के क्या राइट्स होते हैं। और इक्वालिटी तो आपको करनी रखनी है। जो आप एक नॉर्मल जनरल बच्चे के साथ, जनरल बच्चे को आप अगर आप देखो तो जनरल बच्चे को जो ट्रीटमेंट दे रहे हो, जो पढ़ा रहे हो, वो एक इसको भी मिलना चाहिए, डिसेबल को भी। कैसे मिलेगा? चाहे कम लेवल का पढ़ाओ, कम सिखाओ, लेकिन ज़रूरी है पढ़ाना। तो आपको यह जहन में रखना है। तो आज की क्लास में इतना ही। तो आज के 20 क्वेश्चन हो गए हैं। आप सभी मुझे बताइएगा कि आपके 20 में से कितना आपके करेक्ट आंसर आपने खुद लगाए हैं, है ना। 20 में से जितने भी आपने सही आंसर आपके हैं, कमेंट में ज़रूर बताना कि 20 में से आपने कितने स्कोर कराए या कितने आपके करेक्ट आंसर रहे हैं। और कुछ चीज़ इसमें अच्छी लगी हो तो वो भी बताएं, और भाई कोई इसमें डाउट हो कि ऐसा क्यों है क्या नहीं है, तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि उसके लिए डाउट सेशंस अलग से लिए जा सकें। नोट कर लूँगा मैं, और मैं उसके रिगार्डिंग क्लासेस भी ले लूँगा कि हाँ इन टॉपिक्स में बच्चों को डाउट है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।